मेरे घर में जब सबको पता चला तो सब ताने भी मारने लग गए कि क्या कहते हैं 1 साल में ऐसे 1 बच्चा पैदा कर रही है तो 4 साल में 4 बच्चे पैदा करेगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरीके से मारा कि मेरा गला इस तरीके से दबा रखा था कि मैं 4 दिन तक मतलब कि पानी पी जो पिया जाता है ना वो भी नहीं पी पा रही थी। मैं उस टाइम इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस टाइम भी कोई भी नहीं बचा रहा था, कोई भी नहीं बचा रहा था। मतलब वो हैवान बन जाता था। उसे कुछ सोच समझ में नहीं आता था कि मैं उसके साथ कर क्या रहा हूँ। या तो बच्चा इसका बचेगा या माँ बचेगी। जब ये चीज़ हुई ना कि हाँ, माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। मुझे वो रात आज भी याद है। वो इंसान मेरे बालों को इस तरीके से जकड़ा हुआ था, इस तरीके से खींच रहा था जैसे किसी कसाई ने कोई कसाई जानवर को काटने के लिए बाँध कर लेकर जा रहा हो। मेरे को सीढ़ियों से घसीटते हुए लेकर आ रहा था और बस मेरे कानों में उसकी गालियों की गंदी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उस रात पूरा शहर मुर्दों की तरह सोया हुआ था, चुप था, किसी ने कोई नहीं। तो मैं उस दिन ये सोच रही थी कि बस मैं मरी थोड़ी ना हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी मदद खुद करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम सीलम है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं भी एक ब्यूटीशियन हूँ और अपने दम पे अपने बेटे को पाल रही हूँ। मेरे परिवार में मम्मी, मैं, मेरे 3 भाई और 2 भाभियाँ, 3 भतीजे और मेरा 11 साल का एक बेटा है। और मेरे पापा 2003 में 13 जून 2003 में एक्सपायर हो गए थे, जिसके कारण मेरे घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे घर में उस टाइम पे मतलब कोई भी मतलब अर्निंग नहीं थी। जिस टाइम मेरे पापा एक्सपायर हुए, हम चारों भाई-बहन पढ़ रहे थे स्कूल में। मेरी मम्मी को जो बाद में पेंशन मिलने लगी, उससे मेरी मम्मी ने हम लोगों का सारा खर्चा सँभाला और उसके बाद 6-7 महीनों बाद मेरे भाई की जॉब लगी, तो थोड़ी-सी हमारे घर की स्थिति सुधर गई। जैसे कि हर एक भाई का एक सपना होता है कि अपने से अच्छे घर में, अच्छी हैसियत वाले घर में शादी करवाना। तो मेरे भाइयों ने फिर मेरी शादी के बारे में सोचा, फिर मेरे लिए एक रिश्ता देखा, जो कि अ, उनकी बहुत कुछ ऐसी डिमांडें थी कि भई हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पूरा कर सकें, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने पूरी तरह से ये कोशिश करी कि ताकि वो खुश रहे। तो मेरे भाइयों ने लोन लिया, लोन लेके शादी करवाई, शादी करवाने के बाद सारा दहेज का सामान दिया, जो भी मतलब दिया जाता है जैसे अ, और उन लोगों की डिमांड क्या थी कि अपाची चाहिए, लेकिन मेरे भाई ने पैशन प्रो दी थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बस भैया ही कमा रहे थे, जिसकी वजह से बस ये फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी दी थी, जैसे उनकी डिमांड थी सोने की चैन चाहिए, बेड चाहिए, सोफ़ा चाहिए, सब कुछ दिया था मेरे परिवार वालों ने। फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई, ससुराल के बाद में कुछ टाइम तक मतलब बहुत अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद थोड़े दिन बाद जैसे ही 1 आध महीना बीता तो वो मेरी सास मेरे हस्बैंड कलेश करने लग गए कि तेरे भाइयों से सालों से मैंने पाची माँगी थी और तूने क्या पैशन प्रो दिया उन्होंने दिया। फिर मैं कुछ नहीं कहती थी, मैं अपने भाइयों को कभी ये नहीं बताती थी कि ये लोग ऐसे-ऐसे मुझे ताने मारा करते हैं, कभी भी नहीं बताती थी। लेकिन फिर थोड़े दिन ऐसे ही बीतते गए। उस टाइम फिर 4 महीने बाद मेरा मैं कंसीव हुआ। कंसीव करने के बाद जैसे ही हर लड़की का एक सपना होता है माँ बनना, मैं बहुत खुश थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जैसे मैं इतनी खुश हूँ तो मेरे बे पति के लिए वो मतलब एक खराब
वो होगा। उन्होंने कहा अब तो मेरी मतलब कि किस्मत ही खराब हो गई, किस्मत ही खराब हो गई। मैं शॉक थी ये बातें सुन के। मेरे घर में जब सबको पता चला तो सब ताने भी मारने लग गए कि क्या कहते हैं 1 साल में ऐसे 1 बच्चा पैदा कर रही है, तो 4 साल में 4 बच्चे पैदा करेगी। मेरी बीच वाली नंद बहुत ज़्यादा वो करती थी। और फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद मेरी सास हमेशा कहती, "देख ये 2-2 बजे तक आता है, तू टोकती नहीं है, बोलती नहीं है।" मैं नहीं कभी बोलती थी कि मैं क्या बोलूँगी? तो मुझे लगा भई अपने काम के उससे जाते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि ये मतलब कि नशा वग़ैरह करते हैं, गांजा वग़ैरह पीते हैं। क्योंकि अगर वो जब जैसे ऐसा ज़्यादा नशा करके आते थे ना, तो वो दूसरे रूम में सो जाया करते थे। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मेरी सास ने जब मुझे बोलना शुरू किया और मैं बोलने लग गई, फिर मैं ऐसे ही मारपीट मतलब बढ़ती चली गई, मारपीट बढ़ती चली गई। एक बार तो मेरे पति ने क्या किया कि दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे आए वो जैसे ही, तो मैंने सिर्फ़ इतना ही पूछा था कि क्या कहते हैं, कहाँ से आ रहे हो? क्योंकि वो दोस्तों के पास से आ रहे थे। तो रात हो रखी थी, मैंने पूछा कि वो तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने क्या किया कि तू होती कौन है मुझे पूछने वाली? फिर कि नशे में रहते थे, वो चीखने चिल्लाने लग गए, पीछे से मेरी सास की आवाज़ आई कि इसकी तो जवानी इतनी ज़्यादा चलती है, ये है, वो है, मतलब बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देने लग गई। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बाल पकड़ा, पकड़ के दीवाल में लड़ा के और बोले, "अब बोलेगी, अब बोलेगी।" और फिर उसके बाद मारपीट इतनी ज़्यादा करी कि मेरे पैरों में भी काट लिया था। मेरे पैरों में काट लिया था, मेरे हाथों में काट लिया था। फिर उल्टा मारपीट करने के बाद अगले दिन बुला के सबको, रिश्तेदारों को कि देखो ये लड़ती है, झगड़ती है, ऐसे-ऐसे ज़बान चलाती है। जबकि मैं अगर ऊँची आवाज़ में बात भी कर लूँ ना, तो वो भी मैं नहीं कर पाती थी। मैं इतनी ज़्यादा मतलब सीधी एकदम चुप रहने वाली लड़की थी। फिर उसके बाद मेरा बेटा होने वाला हुआ, जिस दिन जैसे डिलीवरी का टाइम था, तबीयत ख़राब हुई मेरे बेटे मेरी, तो मैंने पूछा अपनी नंद से कि हाँ दीदी ऐसे-ऐसे मेरे साथ हो रहा है। वो कह रही कुछ भी नहीं हो रहा है सीलम, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैं चुपचाप से गई, फिर किचन में खाना बनाया, सब कुछ किया, जबकि तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। उन्होंने मुझे 5 सुबह 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे से मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर के पास जब फ़ील होने लगा कि हाँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो उन्होंने क्या बोला, पूरे दिन मुझे वहीं पे ही रखा हुआ था, अपने घर में ही रखा था। खाली कह रहे नहा लो, नहा लो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल लेके नहीं गए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि मतलब अ, जो दाई थी उन्होंने भी ये बोल दिया था कि या तो बच्चा इसका बचेगा या माँ बचेगी। जब ये चीज़ हुई ना कि हाँ, माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, तो मैं उस टाइम फिर ऐसी रोने लग गई। ले जब शाम को तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बिगड़ने के बाद फिर जब इन्हें ये लगा ना कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी नंद, बड़ी वाली नंद तो कह रही थी कि नहीं, नहीं हम घर में ही डिलीवरी करवाएँगे, और घर में करवाएँगे, बट किसी को लेकर नहीं आ रही थी। किसी को भी लेकर नहीं आ रहे थे कि हाँ, लेकर जाएँ, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। सुबह मेरी तबीयत 5 बजे से ख़राब थी, मैंने जब ही बता दिया था उन लोगों को कि हाँ, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, लेकिन कोई तब भी लेकर नहीं गया। फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, दाई जो होती हैं उनके पास लेकर गए। मैंने उन्हें बोला भी कि हॉस्पिटल में लेकर जाइए। चल लो मम्मी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मेरे भैया आए तो भैया ने भी मुझे देखा कि हाँ, इसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब लग रही है, तो कुछ मेरे हाथ में पैसे दिए और दे के चले गए। और मेरी सास से पूछा कि इसकी तबीयत ख़राब है क्या? वो तो कहते कि ना नहीं, नहीं इसकी तबीयत नहीं ख़राब है, बस ऐसे इन्हें ये नहीं था कि हाँ, हॉस्पिटल लेके जाएँ। फिर उसके बाद फिर एक आशा वर्कर थी, वो आई, वो कह रही हॉस्पिटल लेके चली जाओ, नहीं तो ये इसे कुछ हो जाएगा। हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरी रात को 3 बजे करीब डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद जैसे कुछ टाइम बाद होता है ना कि हाँ, डिलीवरी के बाद भूख सी लगती है या कुछ,
तो मुझे वहाँ पे दवाई खाने के लिए भी मतलब कुछ नहीं दिया गया। 3 बजे रात की तबीयत मेरी मतलब डिलीवरी हो रखी थी और मुझे 12 बजे दिन में क्या कहते हैं, जाके ज़बरदस्ती जब मैं रोने लग गई कि मम्मी मेरे लिए चाय मँगा दो, मुझे दवाई खानी है, मुझे पेन हो रहा है, तो जाके मेरे लिए दवाई मँगाई गई। दवाई मँगाने के बाद जब मेरे हस्बैंड बेटे को देखने आए ना, तो उसे गोद में भी नहीं लिया था। फिर मतलब हैरान थे उसे देख के, वो बहुत सुंदर-सा था, बहुत अच्छा-सा। तो मुझे नहीं पता था उन्होंने उसे गोद में क्यों नहीं लिया है। मेरे ससुर जी ने तो सबको मतलब कि बता दिया था कि हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ है। फिर मेरे मायके वाले आए। मेरे हस्बैंड मैं 3 दिन बाद जब घर पर गई तो मेरे हस्बैंड क्या बोले कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं है। एक बार की बात याद है कि करवा चौथ पे आए तो लेट आए थे। तो हमारी कुछ बात हुई ऐसी, मैंने पूछा कि हाँ, कहाँ से आए हो? तो कहते कि ना मैं कहीं से भी आऊँ तुझे कोई मतलब हैगा? तो वो मे इतना बोल के फिर मैंने कहा देखना बाबू बुला रहा था ये वो को तो कहते ये कौन-सा मेरा बेटा है? मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाके कह रहे कि ना चेकअप करवाऊँगा इसका, ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। तो ना मेरे हस्बैंड उस टाइम गाँव गए हुए थे और वहाँ पे लेकर गए मैं तो इसलिए गई थी कि मम्मी ने वहाँ बुलाया था, ना कि मैं वहाँ कुछ ऐसा चेक करने गई थी, ना ऐसी कुछ बात करने गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी ना, तो रोज़ आए दिन यही कलेश होता था कि तू आई किस लिए है? तू आई किस लिए है? जबकि मैंने उन्हें बोला कि वो मुंडन के लिए बुलाया हुआ है मम्मी ने कि मुंडन करवाएँगी। हम लोग गए, मुंडन करवाया, सब कुछ होने के बाद उसके बाद क ए एक दिन था कि ये ना बाहर से आए और मुझे नहीं पता कि ये गाँजा इतना ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ था, इन्हें बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। आए आके बस पकड़ा मुझे कह रहे कि तू बता अब यहाँ किस लिए आई थी? तू बता। मैंने कहा मैं कुछ करने नहीं आई थी, मैं खाली अपने बेटे का यहाँ मुंडन करवाने आई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरीके से मारा कि मेरा गला इस तरीके से दबा रखा था कि मैं 4 दिन तक मतलब कि पानी जो पिया जाता है ना, वो भी नहीं पी पा रही थी। इतनी तेज़ कि मुझे गला दबा के मारा गया था। मेरा हाथ तोड़ दिया था मेरे हस्बैंड ने। मुझे इतना ज़्यादा मैं उस टाइम इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस टाइम भी कोई भी नहीं बचा रहा था, कोई भी नहीं बचा रहा था। एक मेरी बुआ हैं, वो पकड़ के लाई तो उन्हें भी मार के धक्का देके भगा दिया गया था। जब वो इंसान जब मारने लगता था ना, तो इस तरीके से मारने लगता था ना कि मतलब जानवरों की तरह मारने लगता था। मतलब वो हैवान बन जाता था। उसे कुछ सोच समझ में नहीं आता था कि मैं उसके साथ कर क्या रहा हूँ। उस दिन जो हुआ मेरे साथ, उसने तो मेरी मतलब कि एक लाइफ़ ही बदल के रख दी। उस टाइम मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी नंद ने मुझे इतना मारा था और मुझे घर से बाहर कर दिया था। 2012 12 तारीख 2015 को मतलब मुझे घर से निकाल दिया गया था। मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरा छोटा-सा बच्चा था उस टाइम पे 2 साल का। 2 साल का मेरा बच्चा था। मुझे उस ठंड में घर से बाहर निकाल दिया लेकिन मुझे किसी ने भी कोई मदद नहीं करी मेरी। फिर फिर मेरे हस्बैंड ने जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे हस्बैंड ने फिर से ना क्या कहते हैं मेरे घर पे लाके छोड़ दिया गली में। वहाँ पे गली में चिल्लाकर आए कि ले मर, अब रह तू अपने घर में। क्योंकि मेरी सास का एक ही चीज़ हमेशा से यही चीज़ रहा कि ना जब भी थोड़ी-सी भी लड़ाई होती थी ना निकाल दे इसे, इसके घर से निकाल दे। इसे इसके घर से यहाँ से निकाल दे क्योंकि हमेशा अपने घर का ही उन्हें ये रहता था कि बस निकाल दे। उस दिन तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। निकालने के बाद मैं अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद
मायके जाने के बाद मेरे ससुर ने कॉल किया मेरे भाई को कि सीलम घर आ रही है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब लड़ाई हुई है, सिर्फ़ घर भेज दिया, बोला कि बस सीलम आ रही है, कुछ दिन सब ठीक हो जाएगा, बस घूमने आ रही है कुछ दिन के लिए और ना फिर आप ना भेज देना। फिर उस रात मेरे भाइयों को सब कुछ पता चल चुका था मेरे बारे में, उससे पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन उस रात सब कुछ पता चलने के बाद मेरे भाइयों ने और मैंने ये मिलके डिसाइड किया कि मैं उस घर में अब बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अब नहीं जा सकती थी उस घर में। फिर उस घर में जा मेरी सास ने मुझे बोला था कि जो तुझे करना है तू कर ले, तू केस कर ले, तुझे जो भी करना है तू कर ले, अब हम तुझे नहीं लेकर आएँगे। फिर मैं उसके बाद मैंने केस किया और केस करने के बाद अ, केस तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उसके साथ मेरे पास एक और ज़िम्मेदारी थी जो कि मेरा बेटा था। मेरा बेटा उस टाइम 2 साल का था, जो कि आज 11 साल का है और उस टाइम मैं ऐसी थी कि मतलब मैं कुछ ना तो इतनी पढ़ी-लिखी थी कि मैं कुछ कर सकूँ और ना तो मतलब ऐसा कोई मतलब ऐसी लड़की थी कि मैं बाहर जाके कोई जॉब नहीं कर सकती थी, मतलब मैं बहुत वो फिर मैंने क्या किया कि हम किसी से मैंने बोला कि कोई काम हो छोटा-मोटा तो मुझे बता दो, तो मैं करती हूँ। फिर मैं गली मोहल्ले वालों से मैंने बातचीत करी अपने, उन्होंने मुझे बोला कि टोपियाँ सिलने का, तो मैंने यही चीज़ बोला था कि कम से कम मैं इतना तो कमा सकूँ ना कि 500-600 रुपए महीने का, कि कम से कम टोपी सिल के कि अपने बेटे का खर्चा निकाल सकूँ। खर्चा कैसा, जैसे कभी भी कुछ माँग ले या कुछ, तो मैं किससे, हालाँकि मेरे परिवार में सब कुछ मेरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन खुद में भी एक ये था कि नहीं, मुझे जो भी करना है अपने दम पर करना है। तो फिर मैंने सिलाइयाँ करी, सिलाई करने के बाद कुछ टाइम ऐसे चलता रहा, वो टोपियाँ ना 3 महीने चलती थी और 3 महीने बाद बंद हो जाती थी। फिर कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा, कुछ टाइम बाद एक एदुमिता मुझे मेरे भाई ने बताया कि दीदी पार्लर का कोर्स कर ले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि एक एदुमिता नाम का एक एनजीओ है, जो जिम्स कॉलेज है रोहिणी में, तो उसमें से मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने वहाँ से पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने 3 महीने जॉब करी है अपनी। 3 महीने जॉब करने के बाद फिर उसके बाद मेरा बेटा 3 महीने जब मैं जॉब कर रही थी 3 महीने जब मैं जॉब कर रही थी, उस टाइम मेरा बेटा मतलब कि बातचीत करना मेरे से बंद कर दिया था। वो जैसे एक होता है ना कि वो सदमे में चले जाना, उसने बातचीत करनी एकदम ही बंद कर दी थी। तो मैंने 3 महीने बाद वो भी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद, क्योंकि मुझे वहाँ वैसे भी सैलरी नहीं मिलती थी, बस मैं प्रैक्टिस के लिए थी कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो फिर उसके बाद मैंने अ, एक एनजीओ जॉइन किया। एनजीओ में प्रैक्टिस के लिए जाती रही ताकि मैं अपने बेटे को भी देख लूँ और वो प्रैक्टिस भी कर लूँ। उस टाइम कुछ अर्निंग हो जाए, जो लड़की मतलब कि मैं 500-500 रुपए के लिए भी मतलब मोहताज रहती थी कि 500 रुपए का भी काम कर लूँ। जैसे फिर मैंने क्या जॉइन किया कि भई इससे तो अब चलेगा नहीं, बाकी बच्चा बड़ा हो रहा है, खर्चे बड़े हो रहे हैं। तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। जब मैं जॉब कर रही थी, जॉब के दौरान मैं सुबह 5 बजे उठ के क्योंकि मुझे अपना बेटा भी साथ में साथ सँभालना था। सुबह 5 बजे उठ के उसके लिए लंच वग़ैरह तैयार करके उसे स्कूल भेज के फिर 9 बजे अपना माल दे के, जो भी टोपियाँ सिलती थी उसे माल दे के और लेकर आने के बाद फिर मैं जॉब पर जाती थी। जॉब में आने के बाद 9 बजे तक जॉब से आती थी और जॉब से आने के बाद रात के 12-12 बजे तक टोपियाँ सिलती थी कि कुछ पैसे मतलब कि मेरे पास रहें। उस टाइम के मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं एकदम परेशान हो जाती थी। आप सोचो, मैं पूरे दिन जॉब कर आ रही हूँ और ₹100 के लिए पूरी रात मैं माल सिलती थी, जिसमें कि मेरी मम्मी भी मेरी बहुत हेल्प करती थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। इतना देखते हुए मेरा बेटा भी एक दिन कहता है, "मम्मी क्या आप थकती नहीं हो क्या? इतना मतलब कि मेहनत करती हो?" एक दिन ऐसे आया
कि मेरे पास एक कॉल आता है यस मैडम से। यस मैडम एक कंपनी है, वहाँ से मेरे पास एक कॉल आता है कि मैम आप अगर इंटरेस्टेड हैं जॉब करने में तो आपको ये सैलरी होगी, 25,000 रुपए उन्होंने सैलरी बताई। मैं तो शॉक हो गई थी वो सैलरी सुन के, क्योंकि जो लड़की 500 रुपए के लिए मोहताज रहती थी, वो लड़की 25,000 रुपए की अर्निंग करना। तो मैंने फिर इंटरव्यू दिया, मैं इंटरव्यू में पास हुई, पास होने के बाद आज मैं अच्छी खासी सैलरी है मेरी। आज मैं 40 से 50,000 रुपए कमा लेती हूँ। और एक टाइम था जो मेरी सास थी जो मुझे घर से निकाल के हमेशा घर से निकाल देती थी, कहती थी कि निकल जा मेरे घर से, मेरे घर से। मैंने उस दिन तय किया था, कुछ हो ना हो मेरा अपने नाम का अपना घर ज़रूर होना चाहिए। आज मैंने अपना खुद का घर ले लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ। ये वो बच्चा है जो मेरे दुखों का साथी रहा है। जब मैं संघर्ष कर रही थी तो ये मेरे साथ रहा है। आज उस टाइम ये 2 साल का था, आज ये 11 साल का हैगा। और जिस जिस बात को लेके मुझे हमेशा ताने मारे जाते थे घर के लिए कि मतलब ये मेरा घर है निकल जा, ये मेरा घर है निकल जा। कल ही वो घर मैंने खरीदा है। आज मैं 40 से 50,000 रुपए कमा रही हूँ। अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ और मैं अपनी अर्निंग के दम पर जैसा चाहती हूँ वैसे रहती हूँ, बहुत अच्छे से जी रही हूँ और अपने बेटे की परवरिश कर रही हूँ।